वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बाल अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, या सुस्त काल होता है, या निष्क्रिय काल होता है, या परेशानीदायक काल होता है? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बाल अवस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए कौन सा काल होता है? गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखिए प्रश्न आपका पॉजिटिव है, तो जितने भी नेगेटिव आपको दिखें काट दीजिए, बचा आपका संवेदनशील, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, दूसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न निगेटिव है, निगेटिव ऑप्शन भी यहां पे आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। बताइए सब लोग, बताइए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। और अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पे विकास हमेशा अनिरंतर होता है, भाई निरंतर होता है, ये आपका नहीं सही है कथन। ठीक है ना। विकास के संदर्भ में ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। विकास आजीवन होता रहता है। ठीक है ना। वृद्धि एक समय में रुक जाती है बट विकास आजीवन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, तीसरे प्रश्न का जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, या भावनात्मक परिपक्वता? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो केवल वंशानुगत कारकों से जो निर्धारित होता है वो होता है आंखों का रंग होता है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कल ही मैंने आपको बताया था जहां पे तार्किक की बात की जाए, तार्किक की, तो वहां पे मूर्त संक्रियात्मक तुरंत आपको लगा देना है। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और यही प्रश्न पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, हर वर्ष। अगला प्रश्न देखिए यहां पे 5 पे जवाब दीजिए। यहां पे जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, या ना तो समावेशन और ना ही समायोजन? बताइए यहां पे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो यहां पे समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, या लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत? और टेलीग्राम पे मैं एसएसटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ शेयर किया हूं, आप उन 60 प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पे लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे भाई। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल, या जैविक परिपक्वता? बताइए यहां पे 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है?
तो यहां पे सामाजिक संपर्कता हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास? बताइए फटाफट। 8 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? तो यहां पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी भी वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहां पे, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना? बताइए फटाफट। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीती या भाषाई? बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन और यहाँ पे तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है। अभिकथन ए है, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क आर है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बताइए यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। तो क्या भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है? होता है भाई, तो ये तो आपका गलत हो गया। और यहाँ पे अभिकथन ए है, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करता है। ये आपका सही है, ठीक है ना, करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, जेंडर एक संप्रत्यय है जबकि लिंग एक क्या है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट आंसर आना चाहिए आप सभी का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है और जबकि यहां पे लिंग जो है जैविक है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे पूर्वग्रह से है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पे एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? बताइए। यहां पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। और बिहू किस राज्य का नृत्य है? कमेंट बॉक्स में यह भी बताना, बहुत वनडे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो नहीं वाला तो काट ही दीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी यहां पे पहला दूसरा आपका केवल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? मुख्यतः प्रत्यक्ष आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा? बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को यहां पे बढ़ावा देता है? तो यहां पे सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है, या अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है, या समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। बताइए सब लोग, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? गुड मॉर्निंग। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है, फटाफट लाइक करिए सब लोग।
तो कथन आपका ये वाला सही है, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, या इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ा जाए, या सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, या सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। बताइए 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, या सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, या अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणजवैफल्य, या अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, या संवेदनात्मक बाधिता, या श्रवण बाधिता। बताइए बहुत ही सरल प्रश्न है, कल भी ये प्रश्न में करवाया था। डिस्कैलकुलिया गुणजवैकल्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न यहां पे 19, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को श्याम पट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, या मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, या विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या अध्ययन हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए? बताइए सब लोग, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो दृष्टिबाधिता से जो है जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं होनी चाहिए, एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। बताइए सभी लोग 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए सब लोग। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यहां पे कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 21, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थग्रहण करने हेतु, दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रटकर याद करने हेतु, श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, एक अटल तरीके से ही समस्याओं को हल ढूंढने हेतु। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? इसलिए अभिप्रेरित करना चाहिए पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थग्रहण करने हेतु के लिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रटकर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम, या चर्चा आधारित उपागम। बताइए सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए यहां पे रट कर याद करना है तो ये तो आपका निगेटिव हो गया है ना, तो जहां पे भी दूसरा है काट दीजिए तुरंत। बताइए, अब बताइए सब लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? ये भी नहीं होगा आपका, है ना। तीसरा और चौथा यहां पे केवल होगा अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 23, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है?
मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानकीकृत होगा नहीं, परीक्षा केंद्रित होगा नहीं, अनम्य समय सारणी होगा नहीं, अधिगमकर्ता यानी कि बाल केंद्रित, यही आपका पॉजिटिव है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 24 सॉरी, यहाँ पे निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बताइए, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य या कठोर रवैया अपनाना, प्रदर्शन या निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों द्वारा सह मूल्यांकन और चिंतन को नकारना। बताइए सब लोग, निम्न में से क्या अधिगम में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? तो यहां पे विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 25, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या मौखिकीकरण। बताइए, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बाधक इसमें आपका है अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अभिकथन और यहां पे तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। अभिकथन ए है, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क आर है, भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, अरुचि अधिगम में सहायक है। बताइए, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? तो संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? यहां पे बताइए, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, या विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा आपको नहीं देना है, ठीक है ना। तो जहां पे भी दूसरा दिखे आपको काट देना है। यहां पे पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 29, शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक सुविधा का विषय है, बहिष्करण का विषय है, या अधिकार का विषय है, या आलाभ का विषय है? बताइए, किसका विषय है? शिक्षा में समान अधिगम्यता अधिकार का विषय है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? योग्यता की इकाई या सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, या विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए? बताइए, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।